नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 1 अक्टूबर से स्कूल खुलने के समय से होगा बदलाव। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी ने जारी किया आदेश। आनंदगिरी के सील हो चुके हैं आश्रम में हुई चोरी। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं काफी सवाल। कोठी में मिला महिला और नौकर का शव, जांच में जुटी पुलिस। चंपावत पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन में मिली बड़ी सफलता। 1 महीने में 20 मामलों में 26 किलोग्राम चरस हुई बरामद। एसडीआरएफ द्वारा रचा गया नया कीर्तिमान, माउंट गंगोत्री पीक को किया गया फतेह। 1 अक्टूबर से स्कूल खुलने के समय में बदलाव होने जा रहा है। यह आदेश 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक लागू होगा। अब स्कूल 9:30 बजे से प्रारंभ होंगे और 3:30 बजे तक चलेंगे। बता दें कि ये आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी ने जारी किया है। हरिद्वार में श्यामपुर स्थित आनंदगिरी के सील हो चुके आश्रम में चोरी की गई है। चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी कर रहे युवक के पास से पानी की मोटर और जूसर बरामद हुआ है। हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े आश्रम में चोरी होने से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। 22 सितंबर को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आश्रम सील कर दिया था। तब से आश्रम में कोई नहीं रहता है। प्रयागराज में सीबीआई नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच में जुटी है। उम्मीद बताई जा रही है कि सीबीआई आनंद गिरी को उनके आश्रम भी लेकर पहुंच सकती है। आश्रम में चोरी के मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। बुधवार को कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। वर्चुअल बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभाओं के शक्ति संयोजकों, पालकों और प्रभारियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस अवसर पर कर्णप्रयाग विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल नौटियाल, विधानसभा के प्रभारी राकेश जोशी, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र नयाल, जिला महामंत्री समीर मिश्रा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर वर्चुअल बैठकें लगभग 3-4 महीने से चलती आ रही हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की आज ये वर्चुअल बैठक है, जिसमें अपने शक्ति केंद्र के प्रभारी लोग, शक्ति केंद्र के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, विचारों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और 2022 का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह को लेकर के जनता के बीच जा कर के 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए काम करने का निर्देश हम सब लोगों को मिलेगा। मसूरी में उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति द्वारा नगर पालिका परिषद के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कॉमरेड शिव प्रसाद देवली ने बीजेपी द्वारा प्रदेश को नालायक मुख्यमंत्री दिए जाने की बात कही थी, जिस पर डॉक्टर हरक सिंह रावत मुस्कुराते हुए नजर आए थे। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपना बचाव करते हुए उनके द्वारा सभी को नालायक कहा है। बता दें, अब कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीवन में शायद पहली बार हरक सिंह रावत के मुंह में सरस्वती बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत द्वारा अपनी ही सरकार पर जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है, उसमें 100% सच्चाई है। सही, लेकिन पहली बार जीवन में शायद हरक सिंह रावत जी के मुंह में सरस्वती बैठी हुई थी। अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्रियों पर जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है, उसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है। क्योंकि जो हाल भाजपा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर गैरसैंण का किया, जो अधर में लटका हुआ मुद्दा था और उसके साथ कुठाराघात करने का प्रयास किया है। हमारा कमोबेश गरीब और छोटा राज्य है, नया राज्य है, 2 राज्धानियों का वहन नहीं कर सकता, उस खर्चे का वहन नहीं कर सकता। और वाकई जो आज उत्तराखंड की दुर्दशा इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार के दौरान हुई है, एक काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा उत्तराखंड का इतिहास जब, तो ये 5 साल प्रचंड बहुमत की सरकार के काले अध्याय के रूप में लिखे जाएंगे। और ये तीनों मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणावीर हैं, बयान बहादुर हैं। ये बात हरक सिंह रावत जी ने भी आज पुष्टि कर दी, मोहर लगा दी। बीते बुधवार को एसडीआरएफ के 11 जवानों द्वारा गंगोत्री 1 को बुधवार सुबह सफलतापूर्वक समिट कर लिया गया है। बीते बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एसडीआरएफ गंगोत्री पर्वतारोहण अभियान 2021 का फ्लैग ऑफ किया गया था। 17 सदस्यीय एसडीआरएफ की ये टीम लगातार पीक समिट के लिए आरोहण कर रही थी।
उच्च ऊंचाई पर असहनीय ठंड, ऑक्सीजन की कमी, हिमस्खलन का खतरा जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे पार पाने के लिए शारीरिक और मानसिक दृढ़ता जरूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस 17 सदस्यीय टीम का चयन भी किया गया था। गंगोत्री 1 को समिट करने के लिए टीम को लगातार 3 दिवस तक खराब मौसम और बर्फबारी के कारण समिट कैंप में ही इंतजार करना पड़ा। बुधवार को मौसम थोड़ा ठीक होते ही टीम ने समिट के लिए समिट कैंप से आरोहण शुरू कर दिया और सुबह गंगोत्री 1 को सकुशल फतह कर उत्तराखंड पुलिस का झंडा फहराया। SDRF द्वारा इस अभियान के माध्यम से एक नया कीर्तिमान रचा गया है। ये उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में पहली बार है कि पर्वतारोहण के ऐसे जोखिम भरे अभियान की कमान एक महिला इंस्पेक्टर अनिता गरोला ने संभाली है। राजधानी दून के प्रेमनगर के धोलास इलाके डबल मर्डर का मामला सामने आ रहा है, जहां महिला और नौकर के शव घर में प्राप्त हुए हैं। बता दें कि महिला का नाम उन्नति, उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है और नौकर श्याम की उम्र 50 वर्ष की है। दोनों के शव लहूलुहान अवस्था में मिले हैं। बता दें कि घटनास्थल पर उन्नति शर्मा का पति मिला है। उन्नति शर्मा के पति का नाम संदीप बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और साथ ही मौके पर FSL टीम, MSP और SP सिटी भी मौके पर मौजूद थी। बताया जा रहा है कि उन्नति के पति 40 साल विदेश में रहे हैं। संदीप हालिया दिनों में ही वापस लौटे हैं। बता दें कि पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखिए, थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत धौलास गांव है, जहां पर हमें सूचना मिली थी, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि उसकी वाइफ और उनका सर्वेंट जो है मिसिंग है। जी। इस सूचना पर जब यहां पर हम लोग आए हैं और चेकिंग की है तो उन दोनों की डेड बॉडीज मिली है। जी मैम, कुछ सबूत मिला? कुछ नहीं, अभी तो इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैम, डेड बॉडी का क्या है कुछ? देखिए, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगी। रामनगर में एक युवती के साथ 4 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगाया गया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कोतवाल आशुतोष सिंह ने बताया कि एक युवती ने तहरीर देकर 4 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का कहना है कि पूर्व में भी उन लड़कों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को रामनगर के अलग अलग जगह दबिश देकर अरेस्ट किया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ IPC के कई अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल रात्रि में एक लड़की द्वारा कोतवाली रामनगर में तहरीर दी गई कि 4 लड़कों ने कई स्थानों पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक रूप से दुराचार किया और उसके बाद कल रात्रि में भी उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहा। लड़की की तहरीर पर कोतवाली रामनगर में 376 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उन चारों लड़कों को तत्परता से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा ऋषिकेश निवासी गर्भवती महिला सोनम, जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, उनको त्वरित 15,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आपको बता दें कि समिति के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार द्वारा लगातार गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। उसी कड़ी में गर्भवती महिला सोनम, जिसका प्रसव ऋषिकेश के एक प्राइवेट अस्पताल में करवाना पड़ा, वहां पहुंचकर समिति के सदस्य प्रिंसी रावत द्वारा सहयोग राशि दी गई है। फिर हम वहाँ जिसमें हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल है, हम इसमें आए तो इसमें 40 का लगभग का खर्चा आया। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हम फिर आखिरी में हम क्या सोचते, बच्चा की जान भी जरूरी थी, बच्चा भी जरूरी चाहिए थी। फिर हम इसमें लेके आए और हमारा इतना नहीं है जो हम इतना जमा कर पाएंगे यहाँ पे पैसा। हमारे पास जो आए हैं पहाड़ परिवर्तन समिति से आ रखे हैं, उन्होंने हमारा बहुत मतलब हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमारा बहुत साथ दिया है उन्होंने, और आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा। चंपावत पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 9 किलो 200 ग्राम चरस सहित पिता पुत्र को हिरासत में लिया है। पार्टी थाना पुलिस और ADTF की संयुक्त टीम की कार्रवाई में पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया है। दोनों के कब्जे से 9 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुआ है। बता दें कि इससे पूर्व पुलिस की ओर से 1 माह के भीतर चलाए गए अभियान में 20 मामलों में 26 किलो 540 ग्राम चरस बरामद की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन आगे भी जारी रहेगा। क्रैकडाउन चला रखा है, जिसके तहत में आज कार्रवाई करते हुए एंटी ड्रग टास्क फोर्स और जो हमारी पार्टी थाना पुलिस है, इन्होंने मिलकर आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से लगभग 9 kg 200 ग्राम चरस बरामद की गई है।
जो इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। और कुल मिलाकर इस महीने के दौरान ही हमने लगभग 26 kg के आसपास चरस और लगभग 30 ग्राम के आसपास स्मैक पकड़ी है, जिसमें 20 FIR दर्ज कर 20 लोगों को हमने जेल भेजा है। और ये जो नशे के विरुद्ध हमारा अभियान है, ये लगातार जारी है। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक प्रवीण सिंह काशी ने बुधवार को कर्णप्रयाग में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर प्रदेश को आर्थिक बोझ तले दबा दिया है। एक प्रदेश में दो राजधानी केवल जनता के टैक्स की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि 21 साल बीत जाने के बाद भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर वो पिछले काफी समय से आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार से उन्हें राजधानी की आश नहीं है और कांग्रेस यदि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने को अपने घोषणा पत्र में लाती है तो ठीक है, वरना फिर से वे गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर आंदोलन शुरू कर देंगे और पहाड़ों में गांव घर जाकर लोगों गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग करेंगे। लेकिन सर 21 साल हो गए, हमने इनके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब सरकार थी तब से लेके मैं 3 बार उपवास अनशन किया और सड़क पे भी हमने आंदोलन को तेज किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उस आंदोलनों के बदले में ग्रीष्मकालीन राजधानी दी। देश जो है आज बजट की समस्या से जूझ रहा है, टैक्स के पैसे की बर्बादी है ये 2 राजधानी बनाना। और हमारा हिंदुस्तान जो है देश में एक ही राजधानी है, नई दिल्ली से चलता है। तमिलनाडु के लोग ये नहीं कहते कि ये बहुत दूर है, तो ये कहना कि हरिद्वार से जो है एक हरिद्वार के नज़दीक बना दो और एक जो है चमोली के नज़दीक राजधानी बना दो, तो ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। जहाँ पे दुगना रोजगार होना चाहिए, दुगना हॉस्पिटल होना चाहिए, दुगना जो है स्कूल होना चाहिए, दुगना सड़क बिजली पानी होना चाहिए, वहाँ पे जो है 2 राजधानी बनाना जो है ये टैक्स के पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब क्या सल्ट विधायक महेश जीना की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 230 शिकायतें समस्याएं दर्ज कराई गई, जिसमें अधिकांश शिकायतें विद्युत, पेयजल, सड़क, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों से संबंधित थी। इस अवसर पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि विकास खंड सल्ट की सभी न्याय पंचायतों में शिविर लगाए, जिसमें लोगों की बिजली के संबंध में शिकायतों का निस्तारण करें। इसका व्यापक प्रचार प्रसार और सूचना जनप्रतिनिधियों को देने के निर्देश दे दिए गए हैं। अपनी मेहनत और लगन से पहाड़ी उत्पादों के अचार बनाकर अपने साथ ही अन्य 5 महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भारत की बात सच होती दिखाई दे रही है। बता दें कि तहसील थल से मात्र 3 किलोमीटर की ग्राम पंचायत के शशखेत गांव में गंगा कार्की ने अपने घर में वर्ष 2019 में गोरांची होम मेड पिकल करके अपना ही पहाड़ी उत्पादों के अचार बनाना शुरू किया। मात्र 10,000 से शुरू किया गया पहाड़ी ऑर्गेनिक अचार बनाने का कार्य आज हर वर्ष में 5 से अधिक का पहाड़ी ऑर्गेनिक अचार प्रति वर्ष बेच रहे हैं। इसके साथ ही गंगा कार्की ने गाँव की 5 महिलाओं को भी रोजगार दिया है। महिलाओं को निःशुल्क अचार बनाना भी सिखाया जा रहा है। यहाँ पे मैंने 2 साल पहले 10,000 रुपये की थोड़ी सी जमा पूंजी से मैंने इस कार्य को शुरू किया था। आज मैं 5 लाख के सालाना टर्नओवर पे पहुँची हूँ और मेरे साथ साथ 5 महिलाओं को मैं रोज़गार भी दे रही हूँ और काफ़ी गांव की युवतियाँ और महिलाएं हैं जिनको मैं निःशुल्क प्रशिक्षण भी देती हूँ और वो काफ़ी अच्छा सीख भी रही हैं और इससे उनको आर्थिक लाभ भी हो रहा है और वो सीख भी रही हैं। हम गाँव से ही काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे यहाँ पहाड़ों की आंवला, कोयरा जो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, हम उन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे घरेलू तरीके से अचार बना के उसको हम बाज़ार में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में सरकारी धन कैसे ठिकाना लगाया जाता है। मामला जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा जड़धार गांव का है, जहां वर्ष 2014-15 में RKVY जल संभरण योजना के अंतर्गत RCC टैंक और मुर्गी बाड़ा 6,72,000 रुपए की लागत से बनाया गया था। लेकिन कई समय से ये योजना ठप पड़ी हुई है। न तो टैंक में मछली है और न ही मुर्गी बाड़ा में मुर्गे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस ने अल्मोड़ा में बेरोजगार युवाओं का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस दौरान यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 4.5 सालों तक युवाओं की रोजगार के लिए कोई भी काम नहीं किया है। जबकि चुनाव नजदीक आते
धामी सरकार 22,000 सरकारी नौकरी देने का ढोंग कर रही है। तिवारी ने कहा कि सरकारी पदों पर विज्ञप्ति निकालने, साक्षात्कार करने से पहले ही आचार संहिता लग जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 में बेरोजगार युवा बीजेपी की सरकार को सबक सिखाएंगे। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो और सभी रिक्त पदों पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। 4.5 साल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विराजमान हुए हो गया है और 4.5 साल में इन्होंने कोई नियुक्ति के दरवाजे खोलने का काम नहीं किया। और जब मात्र 3 महीने चुनाव में जाने को हो गए हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, और प्रदेश की सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने 22,000 पदों की नियुक्ति की घोषणा करी है। अब आप स्वयं ही आकलन लगा सकते हैं कि आज घोषणा करी है, कब उसका विज्ञप्ति जारी होगी, कब उसका साक्षात्कार होगा, कब उसके अन्य चीज़ें होंगी, और उसके साथ साथ जब तक ये प्रक्रिया होगी, मैं समझता हूँ कि तब तक आचार संहिता लग जाएगी और ये असंभव है। और जो हमारी आने वाली 2022 में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से सारे विभागों के जितने भी पद रिक्त हैं उसके नियुक्तियाँ करने का काम करेगी, बैकलॉग के पदों को भरने का काम करेगी, और रोजगार जो एक बहुत ही आशा से कांग्रेस पार्टी को देख रहा है, कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए देख रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उन नौजवानों के भविष्य के साथ हम बिल्कुल उनकी अनदेखी नहीं करेंगे और उनके रोजगार के संसाधनों को ढूंढने का काम करेंगे। आज हम हस्ताक्षर अभियान उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में चला है। आज हम अल्मोड़ा में इसी सिलसिले में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे जिले के सारी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम अब यहाँ से संचालित होने जा रहा है। हम युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ, इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ उनको एकजुट कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं, ताकि 2022 में जब चुनाव आए तो युवा, उत्तराखंड का युवा, अल्मोड़ा का युवा उन्हें जवाब दे सके। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने कल अपने कार्यालय में पौड़ी विधानसभा में किए गए कार्य को लेकर प्रेस वार्ता की। विधायक मुकेश कोहली का कहना है कि इस बार पौड़ी में ही नहीं पूरे प्रदेश में अनगिनत विकास कार्य हुए हैं, जिसके दम पर इस बार प्रदेश में भाजपा 60 से अधिक विधानसभा सीटों में अपना परचम लहराएगी। विधायक मुकेश कोहली ने विधानसभा चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी दावेदारी करने को लेकर कहा कि कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि वो अपनी दावेदारी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। विधायक ने कहा कि सालों से लंबित पड़ी रामकुंड कादेखाल पेयजल योजना, घुड़ दौड़ी और बिल केदार पेयजल योजना, डांडा नागराजा पंपिंग पेयजल योजना, लवाली झील सीता माता सर्किट का कार्य तेजी से हो रहा है, जिससे आने वाले समय में कई गाँव का पेयजल संकट दूर हो जाएगा और पौड़ी में पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी। आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम लोगों ने इस पौड़ी विधानसभा पे अपनी कृपा की है। मेरा आप सब पत्रकार बंधुओं से भी ये निवेदन है कि आप भी देख रहे होंगे कि पौड़ी में चाहे वो गौशाल का पूरा हो, चाहे वो एनसीसी एकेडमी की घोषणा रही हो, चाहे वो सीता माता का सर्किट रहा हो, चाहे वो लवली झील रही हो, चाहे तमाम हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 20-22 रोडें बनाई हैं, राज्य योजना से कम 45 रोडें बनाई हैं। इसके अलावा 3 पेयजल पंपिंग योजनाएं पहले चल रही थी, जिनके लिए हमने 4-5 करोड़ रुपये अपनी तरफ से हर योजना पे दिया है। 3 नई योजनाएं, घुड़दरी बिलकेदार पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति हमको मिल चुकी है। इसके अलावा सफदरखाल कादेखाल पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति हमको मिल चुकी है। ज्वाल्पा देवी पुनर्गठन योजना की स्वीकृति लगभग 10 तारीख को हमको मिलने वाली है। तो ऐसे बहुत से अभूतपूर्व काम है। थीम पार्क हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। पौड़ी बस अड्डा का काम शुरू होने वाला है, आधा हो गया है, आधा होने वाला है। तो ऐसे अभूतपूर्व काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है। और मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए 2000 इससे पहले का, मतलब 2002 में जो पहली सरकार बनी थी, और 2002 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक, ये जो 10 साल हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल रहे, आप इसमें तुलना करके देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है कि कांग्रेस ने काम किया, किस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पौड़ी में विकास किया। 22 सितंबर को दसौली ब्लॉक के हाट गांव में टीएचडीसी कंपनी और प्रशासन की ओर से भवनों के ध्वस्तीकरण करने का मुद्दा लगातार गर्माता नजर आ रहा है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 सदस्यीय कमेटी विधायक बद्रीनाथ के नेतृत्व में गांव में पहुंची और परियोजना प्रभावितों से वार्ता की। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों के भवनों के धर्तीकरण और धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण को लेकर बात रखी और ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करते हुए विधायक की तरफ से शासन स्तर पर 20 बिंदुओं पर मांग किए जाने पर आश्वासन दिया है। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट का कहना है कि परियोजना देश के विकास में अहम है, लेकिन इसके लिए प्रभावित ग्रामीणों के हक हकूकों का भी ख्याल रखा जाना अति आवश्यक है। वहीं उपरोक्त मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ विधायक पर सवाल उठाए हैं और बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शासन और प्रशासन की मिलीभगत के चलते हाट गाँव के लोगों के भवनों का ध्वस्तीकरण किया गया है और अब राजनीतिकरण करने के लिए बद्रीनाथ
गोपीनाथ विधायक गाँव में उजड़े हुए घरों के पास जाकर लोगों को सांत्वना देते हैं, जबकि इन घरों को उजाड़ने में कहीं न कहीं शासन बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। द्वारा 6 सदस्यीय टीम हमारी गई थी। मैं कल क्योंकि वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सबके बीच में गया हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और TIDC द्वारा जो वार्ता वहाँ के लोगों से की गई थी 3 तारीख के बाद सब प्रकार की सहमति के आधार पर चीज़ें की तोड़फोड़ होनी थी, लेकिन वो तोड़फोड़ वहाँ करा दी गई। उसको हमने संज्ञान लिया कल उनसे लंबी बातचीत के बाद, क्योंकि मैं जानता हूँ कि केवल आश्वासन देने से समाधान निकलेगा नहीं। इन्हें उच्च स्तरीय एक उनका माननीय मुख्यमंत्री से उनको बुलाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी TIDC से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और जिला प्रशासन के साथ वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। जब हमारे संज्ञान में आया कि TIDC द्वारा हाड़ गांव में जो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 3 तारीख अक्टूबर के बाद हम कार्रवाई करेंगे और अचानक उन्होंने पहले कार्रवाई कर दी। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हमने माननीय विधायक बद्रीनाथ महेंद्र जी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई और वो कल स्थल पर गए हैं। प्रत्येक प्रभावित परिवार और प्रत्येक परिवार से मिले हैं और उनकी पीड़ा लेकर के रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और प्रदेश नेतृत्व को इस बारे में अवगत कराएंगे और जो भी गलत काम हुए हैं उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए अनुरोध करेंगे। इसमें कुछ परिवार ऐसे भी वो TIDC और प्रशासन का मामला है, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। भाई मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, खुद पुलिस भिजवाते हो, खुद लोगों को खींच करके गाड़ियों में ठोस के थाने में डालते हो, खुद जो है TIDC से मिल करके सारे लोगों की बिल्डिंगों को भवनों को चकनाचूर करते हो और आप घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वहाँ काहे के लिए गए हुए हैं? वहाँ किस बात के लिए गए हुए हैं? विधायक जी जवाब देना। जब लोगों के घर फेंक दिए, लोगों के जानवर बाहर रह गए, हमारे बुजुर्ग जो बेचारे 80 साल के लोग हैं रात भर जो है खुले आसमान के नीचे इस बरसात की रात में रहे हैं, लोगों का रोना बिलखना रहा। अब काहे के लिए भाजपा के विधायक न जाते हैं? किस बात के लिए जाते हैं? वोट की राजनीति के लिए जाते हैं। अगर आप में दम था तो TIDC की हिम्मत थी लोगों के घरों को नीचे फेंक देती। जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उनके घर कैसे फेंक दिए ये बताइए। और अब वहाँ हाट गांव में केवल वोट की राजनीति करने के लिए जाते हैं। जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सबक सिखाएगी सबक विधायक जी, पता चल जाएगा तुम्हें आटे का भाव क्या होता है। उत्तराखंड के बुग्यालों में कमर्शियल एक्टिविटी पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने के बाद से ही लगातार वन विभाग और पर्यटन विभाग रोक हटाने की जुगत में जुटे हुए हैं। इसके लिए लंबे समय से बुग्यालों में लगी रोक को हटाने को लेकर राज्य सरकार हाई कोर्ट में पैरवी कर रही है ताकि फिर से बुग्यालों में कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की जा सके। वहीं हाई कोर्ट में बुग्यालों के संबंध में बेहतर ढंग से पैरवी हो सके, इसके लिए राज्य सरकार ने बुग्यालों की जानकारी रखने वाले वकीलों को पैरवी के लिए खड़ा कर रही है। बता दें कि साल 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने बुग्यालों में रात में ठहरने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्ति पवन पानी धरती आकाश घर मंदिर हरबानी का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने अल्पाइन, सब एल्पाइन, मेडोज और बुग्यालों में घूमने के लिए पर्यटकों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित करते हुए वहां रात्रि विश्राम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये भी आदेश दिया है कि इन जगहों पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा, जिसके बाद ही बुग्यालों में नाइट स्टे पर रोक लगी हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में कल दोपहर को अचानक मौसम ने करवट बदल ली थी। मसूरी में तेज बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं लोगों को ठंड का एहसास होने से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। मसूरी में हुई बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया था, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे थे। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बुधवार को तेज बारिश का अनुमान जताया गया था। मौसम विभाग के बारिश की चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गया था। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास हो रहे भूस्खलन को लेकर भी टीम तैनात कर दी गई थी। लखवाड़ ब्यासी बांध जल विद्युत परियोजना से पूर्ण रूप से प्रभावित एकमात्र जनजातीय राजस्व गांव लोहारी के काश्तकारों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें लोहारी के काश्तकारों ने प्रदेश सरकार की निरंकुशता और तानाशाही वाले रवैये के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। लोहारी के काश्तकारों का कहना है कि एक तरफ वर्तमान राज्य सरकार इस परियोजना को शुरू करने की बात तो करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस परियोजना से प्रभावित काश्तकारों को प्रताड़ित करने का भी कार्य कर रही है। लोहारी के काश्तकारों की मांग है कि वर्तमान राज्य 3 जनवरी 2017 के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को पुनः बहाल करते हुए भूमि आवंटन करे, अन्यथा आंदोलन और भी उग्र रूप में निरंतर जारी रहेगा।
मसूरी में मसूरी लीज एंड रेंट एसोसिएशन के द्वारा मसूरी के एक होटल के सभागार में बैठक आयोजित की गई। मसूरी लीज एंड रेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि मसूरी लीज एंड रेंट एसोसिएशन का उद्देश्य मसूरी में नगर पालिका के अंतर्गत लीज एंड रेंट धारकों को हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व मसूरी में नगर पालिका द्वारा कई सालों से किराए और लीज दुकानें, मकान और पार्क देख रहे हैं, जिसको लेकर वर्तमान बोर्ड द्वारा किराए बढ़ाने की वजह लीज और किराएदारी को दोबारा नए तरीके से बात करने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। वहीं इस समस्या को देखते हुए मसूरी लीज एंड रेंट एसोसिएशन का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर नगर पालिका प्रशासन द्वारा किसी भी लीज और किराएदार के साथ नियमों के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसके लिए एसोसिएशन विरोध का लड़ाई लड़ेगा। पालिका प्रशासन द्वारा किसी प्रकार पर हठ धर्मता और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।